हाँ तो बच्चों ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स में भी सबसे पहले मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो डेरिवेशन की तरह है। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से समझो इसको। एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय, ये कैपिटल जो जो बोला है मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ। एक ये पतली वलय है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, ये केंद्र है इसका, ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। तो पतली वलय पर स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस पूरे पर स्मॉल क्यू आवेश यहाँ पे दे रखा है, ये आवेश बना दिया। जो भी बोल रहा है प्रश्न में हम उसी की तरह चित्र बनाते जाएंगे। ये क्यू आवेश यहाँ पे उपस्थित है। वलय की अक्ष पर, अब ये इसकी अक्ष होती है जो इसके केंद्र से निकलती है, ये होती है इसकी अक्ष। वलय की अक्ष पर केंद्र से, ये इसका केंद्र है, केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु, ये रहा बिंदु P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, पहली बात। फिर जो परिणाम आपको मिले उसके लिए x को बड़ा मानो r से, इस x को बहुत बड़ा मानो, r को छोटा मानो। यहाँ पे बहुत ज्यादा दूरी पर है तो x बड़ा हो जाएगा और r छोटा हो जाएगा। उसके लिए उस परिणाम को लास्ट में उसको एक शर्त लगा के, ये प्रतिबंध लगा के उसको और एक सूत्र उसका निकालो। तो ये तो खैर अपन लाइन बाद की बात है। सबसे पहले हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक अल्पांश बना लेता हूं बच्चों। पहले इस अल्पांश पर dq आवेश है और इस अल्पांश की बिंदु P से जो दूरी है वो है r, स्मॉल r। ये मैं सबसे पहले यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है। और जो dE विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसी को आगे बढ़ा के ये दिशा मिल जाएगी मुझे, dE विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो अल्पांश, ये यहाँ पे उत्तर आ रहा है इसका, अल्पांश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, इसको हमने मान लिया dE। तो dE बराबर क्या होता है वैसे, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K और इस अल्पांश पे आवेश है dQ और इसकी जो दूरी है बिंदु P से वो है R, इसका स्क्वायर। तो अपन ने फॉर्मूला वही लगाया है, E बराबर KQ स्क्वायर। पर केवल अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अल्पांश का विद्युत क्षेत्र dE होगा, KQ, Q की जगह dQ जो इस पे आवेश है, और R जो दूरी है वो दूरी R है, ये इसका स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास DE आ गया। अब हम यहाँ चित्र में थोड़ा सा इसको और बनाते हैं आगे। इस कोण को हमने मान लिया थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये थीटा है तो dE के दो घटक, एक बनेगा यहाँ पे dE cos थीटा, या पहले भी आप बना चुके हो, गाउस के नियम को पढ़ा था। एक नीचे की तरफ बनेगा dE sin थीटा, ठीक है। तो dE के दो घटक बन गए, dE cos थीटा, dE sin थीटा। इधर का काम कंप्लीट। अब हम एक ऐसे का ऐसा अल्पांश जस्ट इसके सामने बना लेंगे, dQ। इस पे भी dQ आवेश है, दोनों बराबर एक जैसे समरूप अल्पांश हैं। और इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है वो भी बिंदु P से R है। ये जो दूरी है ये भी R है, ये दूरी भी R है, ठीक है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो भी dE होगा। ये dE विद्युत क्षेत्र इसने भी उत्पन्न कर दिया, लेकिन उसकी दिशा यहां से जाएगी बाहर की तरफ, ये वाली इधर से जाएगी बाहर की तरफ। यही चित्र आपने गाउस के नियम में जब अचालक पट्टिका और रेखीय आवेश पढ़ा था तो ऐसे का ऐसा चित्र बनाया था। अब इस कोण को भी थीटा मान लो, तो ये इसका शीर्षाभिमुख, ये भी थीटा। फिर इस dE के दो घटक बनाओ इस थीटा के साथ, इसी दिशा में dE cos थीटा, और इसके 90 डिग्री पर dE sin थीटा। dE sin थीटा घटक देखो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, निरस्त हो गए, ये दोनों घटक ऐड हो गए। तो अगर मैं ऐसे, अभी तो मैंने दो अल्पांश बनाए, अब ऐसे मैं और भी दो इसके आसपास में दो और बना दूं तो उनके भी ऊर्ध्वाधर घटक कट जाएंगे, क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, सब सारे घटकों का, बहुत सारे घटक बनेंगे यहाँ, अभी तो दो ही बने हैं, एक दो और बन गया, एक दो, और इस तरीके से अनंत घटक बनेंगे। और जितने भी घटक है सबके ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे।
तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो ये जो DE cos थीटा के बहुत सारे घटक मिलेंगे, इनको योग करने पे आएगा। तो DE cos थीटा के कितने घटक होंगे ये तो हम कह नहीं सकते, तो ऐसे योग में फिर हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। मतलब हमें सभी DE cos थीटाओं का योग करना है, तो हम इसको समाकलित कर देंगे। तो DE cos थीटा का अगर हमने समाकलन कर दिया तो क्या होगा, हमें टोटल विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। अब इसमें हम मान रख रहे हैं, DE का मान कितना है, ये यहां से आ जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा हम यहाँ चित्र से त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है, ये वाला, ये आधार है x, और 90 के सामने कर्ण होता है r, तो cos थीटा हो गया x अपॉन r। ये cos थीटा की वैल्यू डाल दी, ये DE की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से डाल दी, और cos थीटा यहाँ से चित्र से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया फॉर्मूला E इज इक्वल टू, अब क्या क्या बाहर आएगा, K बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, DQ नहीं आएगा बाहर क्योंकि ये आवेश है, जैसे जैसे आप और अल्पांश बनाओगे आवेश के मान में वृद्धि होगी, तो आवेश को समाकलन के अंदर रखना है। X आ जाएगा बाहर क्योंकि X कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी मानो पर ये दूरी तो x ही रहेगी, अल्पांश यहाँ पे हो कहीं भी हो, पर ये दूरी तो x ही रहेगी, तो x कांस्टेंट है, बाहर आ गया। r स्क्वायर और r का गुणा करके r क्यूब भी बाहर आ गया, क्योंकि ये दूरी भी कहीं भी अल्पांश मानो ये दूरी भी सेम रहेगी। केवल समाकलन में हमें क्या छोड़ना है, dq। क्लियर है बच्चों, और dq का समाकलन, dq तो ये अल्पांश पर आवेश है, जब इसका समाकलन करोगे तो कुल आवेश आ जाएगा पूरे वलय पर, ठीक है। dq का जब आप समाकलन करोगे तो पूरे वलय का आवेश आ जाएगा जो कि q हो जाएगा, तो ये तो एक सीधी सी बात है, इसका समाकलन हो जाएगा q। तो हम बच्चों लगभग फॉर्मूले तक पहुंच चुके हैं, अभी हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे तो पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये डेरिवेशन KQ अपॉन r स्क्वायर से ही होता है, बस हमें यहाँ पे पहले अल्पांश के लिए KQ की जगह DQ रखना होता है, K DQ अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमें इसके घटक बनाने होते हैं, दो अल्पांश बना के उनके घटकों को वियोजित करना होता है, और हमें ये शो करना होता है कि ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो गए और क्षैतिज घटक ऐड हो गए। तो जितने भी क्षैतिज घटक बहुत सारे बनेंगे उन सबका योग करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर समाकलन का प्रयोग करेंगे। DE cos थीटा घटकों का क्या कर देंगे, समाकलन, और इसमें वैल्यू डाल दो, बस DE की वैल्यू आई गई, cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण से निकाल के यहाँ डाल दो, फिर इसको DQ को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और DQ का समाकलन आपको Q कर देना है। यहाँ तक हो गया, अब आगे की कहानी सुनो। अब देखो आगे क्या है, अब हमें बस इस फॉर्मूले में पहले ये जो r स्क्वायर आ रहा है ना, इसकी वैल्यू को थोड़ा सही करना है, ये सॉरी r क्यूब आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे सही करेंगे, चित्र दिख रहा है आपको, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा, ये त्रिभुज दिख रहा है, इसमें कर्ण है r, तो r का स्क्वायर बराबर आधार है x का स्क्वायर प्लस लंब है r का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी इसमें। अब हम अभी ये r स्क्वायर है और ये क्या है, r क्यूब, ये r स्क्वायर है, ये क्या है, r क्यूब। तो हम क्या करेंगे, घात में दोनों पक्षों में घात में 3/2 का गुणा कर देंगे। देखो क्या जादू होता है, 3/2 का गुणा करने से क्या होता है देखना, r की पावर 2 है, इसमें 3/2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, दोनों तरफ 3/2 का गुणा होगा घात में। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे r क्यूब बच जाएगा, r क्यूब बच गया, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। तो हमारे पास r क्यूब की वैल्यू आ चुकी है, ये समीकरण नंबर 2 है। बस r क्यूब आते ही इसको हम इस समीकरण में डाल देंगे। r क्यूब का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे रखोगे विद्युत क्षेत्र आ जाएगा k x क्यूब अपॉन r क्यूब की जगह x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। आप चाहो तो k को 1/4πε0 लिख सकते हो। तो क्लियर है, यहाँ तक आने के बाद हमें बस थोड़ा सा इसमें r क्यूब की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन इससे हमें r स्क्वायर मिला और हमें क्या चाहिए था, r क्यूब।
ऐसी स्थिति में हम घात में 3/2 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। एक पक्ष में नहीं होता कभी गुणा, दोनों में होगा। 2 से 2 कट होके r³ आ जाएगा और हमारे पास r³ की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास पूरी समीकरण आ जाएगी। ये मेन फॉर्मूला है इस वलय का, जो x दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अब साथ में आपसे देखो यहाँ क्या बोला, अब ये लाइन पढ़ो। इस लाइन में बोला उसने कि अब आपको ये मानना है कि x बहुत बड़ा है r से, x बहुत बड़ा है r से। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? अब अगर x बहुत बड़ा है, ये x दिख रहा है, यानी ये दूरी बहुत ज्यादा है और r बहुत छोटा है इसकी अपेक्षा, तो हम यहाँ पर r² और छोटा हो जाएगा। जब छोटी राशि को स्क्वायर करते हैं और बड़ी का भी स्क्वायर कर देते हैं तो बड़ी और बड़ी हो जाती है, छोटी और छोटी हो जाती है। तो r² को नगण्य मान लेंगे यहाँ पे, नगण्य मानने पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो इसको यहां से नगण्य मान के हटा देंगे। तो जैसे ही इसको हटाया तो ऊपर तो kx³ बचा और नीचे जैसे ही इसको हटाया, हटाओ इसको यहां से, तो हटाते ये आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, x³ नीचे बचेगा और एक x से एक x कट हो जाएगा, तो हमारे पास kq/x² आ जाएगा फॉर्मूला। तो अगर ये प्रतिबंध लगा देते हैं और r को हम छोटा मान लेते हैं, x को बड़ा मान लेते हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र सीधे सीधे क्या मिल जाता है, kq/x², जो हमें बार बार यही मिलता है। ये मेन फॉर्मूला है, लेकिन ये वो फॉर्मूला है जो प्रतिबंध लगाने के बाद में आपको प्राप्त होगा। तो ये पूरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको आप 1-2 बार जरूर देखना। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, इसको एक बार पढ़ते हैं। एक समान रूप से आवेशित एक वलय है, ये वलय है, ये है वलय, ठीक है, एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या r है, ये गोला, ये ध्यान रखना, ये गोला है और ये वलय, और दोनों की त्रिज्या r है, इसकी भी r, इसकी भी r, ये सेंटर है इनकी O और O डैश, और ये त्रिज्या r है। दोनों पर आवेश q है, इसको जो आवेश दिया है वो भी q है, मान लो इस पे q आवेश, इस पे भी q आवेश है। दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, ये दोनों के केंद्र है, इनके मध्य की दूरी r√3 है। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर है, ये गोला है, इसका जो केंद्र है वो वलय की अक्ष पर जा रहा है, ये वलय की अक्ष है वहीं, मतलब तो ये जो वलय का की अक्ष है उसी अक्ष पर इस गोले का केंद्र आ रहा है, दोनों के केंद्र एक दूसरे के संपाती है। अब हमें क्या करना है, दूरी हो गई, अक्ष पर हो गया, गोले तथा वलय के मध्य विद्युत बल ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि ये वलय गोले पर कितना बल लगा रहा है और ये गोले से वलय पर कितना, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन होता है। तो हम क्या करते हैं, वलय ने कितना बल लगाया वो निकाल लेते हैं, उतना ही बल गोला लगाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि वलय x दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वलय द्वारा x दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पहले ये लिख लेते हैं उत्तर में, वलय द्वारा x दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, E = kx³/x² + r² 3/2, ये अभी हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन में पढ़ा वो ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो x दूरी है, ये वलय, ये दूरी जो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, वो कितनी दूरी पे निकालना है, r√3 पर, यही है x। तो इस वाले कंडीशन में x है r√3, तो अगर हम x की जगह r√3 रखते हैं तो E = k और x की जगह लिख दिया r√3 q अपॉन, यहाँ भी r√3 जिसका स्क्वायर होगा, r√3 का स्क्वायर प्लस r² और 3/2, ठीक है। इतना विद्युत क्षेत्र ये वलय इस गोले के केंद्र पर उत्पन्न करेगा। इसका अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, E, ये तो √3 को मैं बाहर लिख देता हूं, kr³ अपॉन, ये हो जाएगा r√3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3r² हो जाएगा ये,
3r² प्लस r², 3r² प्लस r², ये हो जाएगा √3kr³ अपॉन ये हो जाएगा 4r², 3/2 पावर भी है, 4r² 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू √3kr³, ये 4 की पावर 3/2। देखो किसी की भी पावर 3/2 हो, यहां बताता हूं, जैसे x की पावर 3/2 हो तो ये होता है x √x, ये ध्यान रखना, एक तो पूरी पावर 1 और एक हाफ पावर का मतलब होता है √x। तो x की पावर 3/2 का मतलब होता है x √x। तो r की पावर, अब मैं एक एक को सॉल्व करता हूं, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 4√4, 4 की पावर 3/2 मतलब 4√4, √4 होता है 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 8, तो ये 4 को सॉल्व कर लिया मैंने, 4 की पावर 3/2 को। अब r² की पावर 3/2 तो 2 से 2 कट हो जाएगा, r³ बचेगा, ठीक है, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, r² है ना, तो 2 से 2 कट होके r³ बचेगा, एक r से ये एक r कट होके स्क्वायर कर देगा इसको, तो हो जाएगा ये √3k³ अपॉन 8r²। क्लियर है कहानी? x की वैल्यू डालनी है बस r√3 और इसको सॉल्व करके हमें E निकालना है। सबसे पहले E निकल चुका है यहाँ पे। अब इतना विद्युत क्षेत्र है, इसमें k की जगह 1/4πε0 लिखते थे, ये तो सर्वविदित बात है, होता ही है, k बराबर क्या होता है 1/4πε0। तो अगर मैं वहां पे ये लिख देता हूं तो E बराबर हो जाएगा √3q और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 से करेंगे 32 πε0 r²। ये विद्युत क्षेत्र आ गया जो r√3 दूरी पर ये बना रहा है। अब जब इसने विद्युत क्षेत्र इतना यहां बनाया तो ये जो आवेश q इधर इस वाले विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है, तो गोले पर जो बल लगेगा, गोले पर वलय के कारण, वलय के द्वारा आरोपित बल, तो ये जो बल निकालेंगे वो तो अब हमने पढ़ ही रखा है, बल का फॉर्मूला था Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E, Q इस पर आवेश है और E जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वो आ चुका है। तो अगर हम इसमें एक Q और लगा दें, E तो है ही हमारे पास, इस E में एक आवेश Q और लगा दें, Q का स्क्वायर कर दे तो ये बल हो जाएगा। तो बल में केवल यहाँ Q स्क्वायर कर दो, √3q² 32 πε0 r²। इस तरीके से बच्चों हमें ये बल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो करना क्या है, पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखना है वलय का, उस फॉर्मूले में x की जगह क्या रखोगे r√3 और उसको सॉल्व करके यहां तक लाओगे, k की वैल्यू डालोगे, यहां तक कुछ भी नहीं है, बस x की जगह r√3 रख के सॉल्व करना है। जब ये आ जाएगा इसमें q का गुणा कर देना, क्योंकि गोले पर आवेश q है तो q का गुणा कर देना, तो आपके पास बल आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये दो न्यूमेरिकल फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए थे, ये सिद्ध करने वाले में भी आ सकते हैं। इनको एक दो बार रिपीट कर लो, अच्छे न्यूमेरिकल है, ये एक्चुअली डेरिवेशन है और डेरिवेशन हो सकता है ये दे दिए जाए बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आप अच्छी तरीके से 2-3 बार देख लो वीडियो को।